So good morning, students. Yesterday we completed many things. Partnership हमने काफी हद तक complete कर लिया था. Still, we have few more things to discuss in partnership. Types of partnership हमने last discuss किया था. Partnership at will, fixed period partnership, particular partnership. और एक बच्चे का doubt आया था. वो doubt आया था उशान का कि क्या सर इसमें रजिस्ट्रेशन एंड ऑल होना कंपलसरी है, पार्टनरशिप डीड होना कंपल्शन है. बेटा पार्टनरशिप, और मैंने रिप्लाई भी कर दिया था. वैसे अब मैं आप सबके साथ ये डाउट डिस्कस कर रहा हूँ. पार्टनरशिप की एक खास बात ये है, आप पार्टनरशिप डीड, सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, जहां पर एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सारे कंटेंट होते हैं, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ द पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, देयर एड्रेस, क्या कर रहे हैं, क्या हमारा हम कितना किसको सैलरी देंगे, किसी को अगर कमीशन देंगे तो कितना देंगे, ईच एंड एवरीथिंग. और वो सब हम लिखते हैं कोर्ट के स्टाम्प पेपर पे, एंड इट विल बी ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, ताकि बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप डीड. और आप 12th में से बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, तो कोर्ट के थ्रू क्या नियम है ये भी मैं आपको बता देता हूं. किसी भी पार्टनर को ना हम सैलरी देंगे, ना हम कमीशन देंगे, नथिंग. सुनना ध्यान से, बी केयरफुल. नथिंग विल बी गिवन टू एनी पार्टनर, नथिंग. केवल दो चीजें होंगी, ओनली टू थिंग्स. दैट विल बी, नंबर वन, all the partners will be given equal share in profits. भले किसी पार्टनर ने कैपिटल कम कंट्रीब्यूट किया, भले किसी पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो कोर्ट के थ्रू क्या नियम पास आउट है बेटा? ऑल द पार्टनर्स विल बी गिवन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स, नंबर वन. एंड नंबर टू, इफ एनी पार्टनर has given loan to the firm, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसे फिक्स 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. 6% पर एनम. गॉट इट बच्चों? ये 12th के फर्स्ट चैप्टर में आप प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे. और मैं आपको बता दूं, उस टाइम मैं आपसे पूछूंगा, देखना कि बेटा लास्ट ईयर वी डिड इट इन थियोरेटिकल मैनर इन व्हेन यू वर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. तो आप में से गिनती के कुछ बच्चे कहेंगे यस सर, वी स्टिल रिमेंबर दिस थिंग. आई विश आप सब ये चीज याद रखें कि पार्टनरशिप डीड होना कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो ओनली दो रूल्स, तीन रूल है वैसे तो ऑफिशियली. नंबर वन रूल इज नथिंग विल बी गिवन टू एनी पार्टनर. ना कुछ देना ना कुछ लेना, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आप अकाउंट्स में पढ़ते भी अभी भी. इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर ऑल्सो, a proprietor takes interest on his capital, right? If you remember this thing, किसी को कुछ नहीं देना, खत्म. लड़ाइयां हो रही है, होने दीजिए. कोर्ट कह रहे हैं हम तो दो नियम बताएंगे मेन. एक तो प्रॉफिट सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नंबर वन. नंबर टू, अगर किसी पार्टनर ने फर्म की मदद की, लोन दिया है, तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, 6% पर एनम. चलिए जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. एक तो होता है बेटा जर्नल पार्टनरशिप. आप चेक कर सकते हैं क्या है जर्नल पार्टनरशिप का मीनिंग. जनरल पार्टनरशिप के अंदर सिंपली ये डिफाइन है, ऑल द मेंबर्स, लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज अनलिमिटेड. ठीक है, is known as general partnership, which means if the asset of the firm are not enough, then creditors can settle their accounts by having claim over the personal property of the partners. Personal asset utilize की जा सकती है, उनको लिया जा सकता है, कोर्ट उसके ऊपर भी अपना राइट ले सकता है. मतलब अगर आपकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, मतलब अगर आपने अपने लोन्स को पे नहीं किया और आप लॉस में चले गए, आपकी फर्म लॉस में आ गई, इंसॉल्वेंट हो गई, your personal asset can be utilized. Whereas if we talk about limited liability partnership, जो आपको इंडिया में बहुत ही कम दिखेगी, right? लिखा है, the partnership firm in which the liability of all the partners except one partner is limited to the extent of their share in the partnership firm is known as limited liability partnership. In India, limited liability partnership was introduced by enacted Limited Partnership Act 2008. But ये आपको नहीं दिखेगा, very less conditions में दिखेगा. 99% आपको क्या दिखेगा इंडिया में? जर्नल पार्टनरशिप, जहां सब रिस्पॉन्सिबल है, सिंपल सी बात, सभी की लायबिलिटी है. ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी के कुछ पॉइंट्स आप रीड आउट कर सकते हैं, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, सो दैट हम और जल्दी से आगे का रिवाइज करें. ये देखिए बच्चों,
इसको शॉर्ट डायग्राम को देख लीजिए, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप on the basis of duration we discussed yesterday, partnership at will, fixed period partnership, particular partnership, और अगर लायबिलिटी के बेस के ऊपर बात की जाए तो नंबर 1 कैटेगरी क्या है, जर्नल पार्टनरशिप, देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इंडिया में ज्यादातर आपको क्या दिखेगा, जर्नल पार्टनरशिप, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो काम का है आपके, जिसमें से क्वेश्चंस भी आपको दिखने को मिलते हैं पेपर में, राइट। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। नंबर 1 क्या है बेटा, एक्टिव पार्टनर। सर जो हर तरीके से एक्टिव है, वो पार्टनर जो बिजनेस में पैसा भी लगाता है, वर्क भी कर रहा है, साथ साथ उसको वो कैपिटल भी लगा रहा है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, और उसे प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा, दैट इज नोन एज एक्टिव पार्टनर। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, वो पार्टनर who does not participate in the management of the firm। क्या लिखा है बेटा, वो पार्टनर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। These partners are bound by the activities of other partners। क्या मतलब हुआ सर इसका, What does it mean? स्लीपिंग पार्टनर वो है जो एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा ही नहीं। इट मींस एक खास बात इसके जस्ट बाद हम पढ़ सकते हैं, these partners contribute capital and get share in the profits। तो इसके थ्रू हम क्लियर आउट कर सकते हैं, the partner who do not participate in the management, whereas he contribute capital, क्या पैसा लगाया है, प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करें, कह रहे भैया मैंने पैसा लगा दिया, बहुत है बस, ठीक है खत्म। लेकिन इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ, these partners are bound by the activities of other active partners। Suppose there are 3 partners A, B, C। Suppose बच्चों there are 3 partners A, B, C, और C पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, तो A और B ने जो भी डिसीजन लिए वो C को मानने पड़ेंगे। और ये बात तो सबसे पहले हमने पढ़ी भी थी फीचर्स के अंदर, प्रिंसिपल भी आप हैं, एजेंट भी आप हैं, आप हर तरीके से बिजनेस के पार्टनर है भाई, भले काम करो नहीं करो पैसा भी मिलेगा, मना नहीं है, भले आप एक्टिव पार्टनर के रूप में वर्क करो, भले स्लीपिंग पार्टनर के रूप में। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज वन whose association or relation with the firm is not known to the outsiders। आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं ये टॉपिक बेटा, तो स्पीडली हम इसको कवर अप करते हैं। वो पार्टनर जो आउटसाइडर से नोन नहीं है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, ओपनली मार्केट में नहीं आ रहे, अपना नाम नहीं दे रहे। ये लोग क्या करते हैं, कैपिटल भी लगाते हैं सर, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, तो सर फिर ये तो एक्टिव जैसे हुए ना। यस, एक्टिव जैसे ही है, बट मेन डिफरेंस क्या आ रहा है सर, दुनिया वालों को नहीं पता कि ये हमारा पार्टनर है, बाकी सब चीजें एक्टिव पार्टनर जैसी है। तो ठीक है सर, ये तो बहुत इजीली याद कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर रियली वेरी इजी, आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं अगर शॉर्ट नोट्स बना लें। नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर, जिसमें हमने पढ़ा था 2 ऑप्शंस है। नॉमिनल पार्टनर क्या है, आइए, नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर। एक लाइन में सब कुछ कहानी आपको मिल चुकी है, नॉमिनल पार्टनर रियल पार्टनर नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है दीज पार्टनर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। चलिए दूसरी लाइन से भी बहुत अच्छी बात है सर, पॉइंट्स बना सकते हैं। नंबर 1 ए पॉइंट इसमें, आर नॉट द रियल पार्टनर। नंबर 2 बी पॉइंट, they do not contribute any capital, even they do not participate in the management, do not have unlimited liability। सर ये तो अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ लिया तो उसका सब रिवर्स चल रहा है सर। यस, दैट्स व्हाई इनको क्या नाम दिया हमने, नॉमिनल पार्टनर। तो सर फिर इनका मेन पर्पस क्या है, एक लाइन के अंदर कहानी फिनिश हो सकती है। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। ये लोग अपना नाम फर्म को दे रहे हैं कि भैया हमारा नाम यूज करो, ठीक है, तुम्हें हमारे नाम से बेनिफिट मिलता है तो कर लो यूज। होते हैं भाई, कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े वीआईपी कैटेगरी के लोग हैं, उनका नाम भी अगर एक फर्म के साथ जुड़ जाए तो भी मार्केट शेयर इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन खास पंगे, प्रॉब्लमेटिक बात क्या है, ही इज लाइबल टू आउटसाइडर्स। बेटा ही इज लाइबल टू आउटसाइडर्स। भाई अगर आपके नेम से मार्केट में सब कुछ आपका बिजनेस चल रहा है, एक बिजनेस है मेहता एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है, अब नाम जो भी निकला मेहता एंटरप्राइजेस, इसमें 3 पार्टनर थे, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, और मोहन नॉमिनल पार्टनर था। आउटसाइडर्स, इसने कुछ पैसा नहीं लगाया, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, लेकिन ये जो पार्टनर है थर्ड नंबर, इसने दुनिया वालों को पता है कि ये हमारा पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं आप लायबल हैं। अगर आपकी बिजनेस फर्म लॉस में आ जाती है
तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। तो अगर आप नॉमिनल पार्टनर बने लाइफ में कभी, तो बी केयरफुल बेटा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कल को आपने अपना नाम किसी बिजनेस के साथ, अपने फ्रेंड के बिजनेस के साथ एसोसिएटेड कर दिया, और अगर वो बिजनेस ठप हो गया, लॉस में आ गया, आउटसाइडर्स आपको नहीं छोड़ेंगे। सो दिस इज अ रिस्क विद गिविंग आवर नेम टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात बताइए, वैसे एक डमी एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं कौन से स्कूल के साथ जुड़ा हूं बताइए, लियाल पब्लिक स्कूल। तो ऑफ कोर्स मेरी इज्जत स्कूल के साथ है, स्कूल की इज्जत मेरे साथ है। कॉमर्स की बात करेंगे तो आने वाले सालों में अगर जब तक मैं यहाँ वर्क करूंगा, तो रेपुटेशन कनेक्टेड है ना, तो नॉमिनल पार्टनर भी तो कनेक्टेड हुआ ना बेटा। लेकिन एक खास बात क्या है नॉमिनल पार्टनर की, ना पैसा लगा रहे हैं, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, ना लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कुछ भी नहीं, केवल आपका नाम। और वो नेम से ही तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। कब? अगर फर्म लॉस में आ जाए, तब आप भी लायबल होंगे। सो इफ यू गिव योर नेम इन योर लाइफ टू एनीबॉडी, बी केयरफुल बेटा, बी केयरफुल। ठीक है, आगे चलिए। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल इसका पहला कैटेगरी है, और दूसरा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस अगेन, मैं चाहता हूं आप इसको रीड आउट करें, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था बेटा। और फिर जिसको पर्सनल डाउट आए, फोटो खींच के भेजना, कौन सी लाइन में डाउट है, आई विल एक्सप्लेन यू, बिकॉज बेटा वी हैव टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स। आई थॉट कि मुझे कंपनी आज स्टार्ट करना है, बट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी है, इफ यू रिमेंबर, वो भी हमें रीड आउट करना है। गॉट इट? तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। माइनर पार्टनर का डिस्कशन भी आप अपने आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है बेटा। देखिए ये एक डायग्राम बहुत अच्छा है बेटा, अब आप नोट्स बनाए नहीं बनाए, एटलीस्ट ये डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या इनका दायरा है, दायरा, यू नो। एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, शेयर भी मिलता है, और लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, राइट। इसी प्रकार स्लीपिंग पार्टनर की डिटेल्स, सीक्रेट पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर का भी हिसाब किताब दे रखा है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैसे बन सकती है एक पार्टनरशिप फर्म, क्या क्राइटेरिया रहता है, जरा चेक करते हैं जल्दी से। आइए स्टूडेंट्स, अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म व्हेन टू और मोर पर्सन्स केम enter into an agreement to form a partnership firm। और अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आपको डिस्प्यूट्स अवॉइड करने हैं, तो आपको एडवाइस दी जाती है टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट, ताकि अगर बाद में कोई पार्टनर डिनाई करे, मना करे कि नहीं भैया तुझे सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, तो आप अग्रीमेंट दिखा सकते हैं, कोर्ट के पास भी जा सकते हैं इन केस ऑफ डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट। After signing the agreement, the partnership firm comes into existence. It is not compulsory to get the firm registered, but partners of the firm prefer to get the firm registered because a registered firm gets some benefits which unregistered firm do not get. Any idea? आप में से कोई बता सकता है क्या बेनिफिट हो सकता है? सर सबसे अच्छा एक बेनिफिट पता है क्या हो सकता है? अगर हमने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करा लिया, तो ऑफिशियली हमारी फर्म बन चुकी है। अब हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। आप जरा सोचिए, और रजिस्टर्ड नहीं करा इट मींस, आप खुद सोचिए, अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, इट मींस उन्हें कौन जानता है? कोई भी नहीं। क्या कोई बैंक उन्हें लोन देगा? क्या क्रेडिटर्स आपको इजिली गुड्स दे देंगे? मे बी और मे नॉट बी। हो सकते हैं ना सप्लायर्स जो अननोन है, आपके सप्लायर्स, आप उनके पास गए कि आप हमें अपना गुड्स दीजिए, हम मार्केट में सेल आउट करेंगे, और वो कह रहे हैं भैया आपकी तो फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, कौन हो आप, कब भग जाओगे, क्या पता चलेगा। सो इट इज एडवाइजेबल, नंबर वन, टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट, नंबर वन टू हैव रिटन अग्रीमेंट, एंड नंबर टू टू रजिस्टर योर फर्म। बट दोनों कंपल्शन नहीं है, आप जरा सुनना ध्यान से, दोनों कंपल्सरी नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन एडवाइजेबल है। ऑफिशियल जो चीज होती है ना बेटा, उसमें कभी लाइफ में प्रॉब्लम भी नहीं आती, अनऑफिशियल चीजों में प्रॉब्लम आती ही आती है। पार्टनरशिप डीड अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या क्या पॉइंट्स दिख रहे हैं आप चेक कर सकते हैं। कंटेंट नंबर वन, नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, ऑफ कोर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, कौन कितना कैपिटल लगा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कैसे, ये सारे पॉइंट्स इजी है, यू कैन इजीली डिस्कस विद योरसेल्फ ओनली, कहीं टेंशन नहीं है। और जिस पॉइंट में आपको टेंशन हो आप बता सकते हैं, जैसे 12 नंबर पॉइंट में टेंशन आ सकता है, प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए फर्म से, तो उसे क्या क्या मिलना चाहिए, या अगर डिसोल्यूशन हो जाए मींस अगर फर्म वाइंड अप हो जाए तो क्या हिसाब किताब होगा,
क्या उसमें रूल्स रेगुलेशंस हम अप्लाई करेंगे, किस पार्टनर को कितना पैसा देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट 30 नंबर, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अगर लड़ाई हो गई तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे या म्यूचुअली आपस में डिसाइड करेंगे। एंड 14, वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स। ऑफ कोर्स ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों बेटा, ये पॉइंट क्यों लिखा है? कई बार ऐसा होता है कि हाँ, वी आर इन द नीड ऑफ फंड्स, पार्टनर्स को जरूरत है फंड्स की, बट पैसा ही नहीं है मार्केट में। लोन अगर मिल भी रहा है बैंक लोन तो मे बी 12%, 18%, 20%, 16%, और उसमें भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे दे तो फ्री में तो नहीं देगा ना बेटा, कैपिटल तो लगा दिया। अब वो हेल्प कर रहा है अगर फर्म की, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं किसमें, पार्टनरशिप डीड में। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोर्ट ने क्या रूल निकाल रखा है बेटा, क्या रूल निकाल रखा है? एनीबॉडी, सबसे पहले कौन बताएगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को अगर उसने फर्म को लोन दिया? यस यस यस, सोचिए जल्दी से, आंसर मी स्टूडेंट्स। जनरली हमें बीइंग अ टीचर कैसा आंसर मिलता है? 6%। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग बेटा। द करेक्ट आंसर इज 6% पर एनम। अब डिपेंड करता है लोन कब दिया, ईयर के मिड में दिया तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, ईयर के बिगनिंग में दिया तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए फिर से लिखा है, लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, ये कंपल्सरी नहीं है। But then also partners prefer to get the firm registered because an unregistered firm suffers from the following serious problems. Number one, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये आप सब पढ़ना, इसमें कोई बिग डील नहीं है बेटा, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, इसमें कहीं पे भी टेंशन नहीं है। देन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगेन ये भी काफी इजी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा आप रीड आउट कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा, आप रजिस्टर्ड कराते हैं उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, उसमें आप क्या क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, नेम ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस, बिजनेस का मेन लोकेशन कौन सा होगा, अगर ब्रांच होंगी तो कौन सी होंगी, कोई पार्टनर आया तो कब आएगा, उनके एड्रेस क्या है, ड्यूरेशन क्या होगा, मींस कौन सी पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड, या फिर नॉर्मल वाली पार्टनरशिप। और जनरली नॉर्मल वाली ही चलती है जो लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। कौन सा बिजनेस फॉलो, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जनरली पार्टनरशिप में भी? कौन सा प्रिंसिपल स्टूडेंट्स? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कनेक्टेड है बेटा सच में, क्योंकि जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो क्या बात करते हैं बार बार? बिजनेस के ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन, तो ऑफ कोर्स ये बिजनेस की तो बात चल रही है बेटा, कनेक्टेड है ये आपस में। बस यहाँ थियोरिटिकल अप्रोच ज्यादा है, वहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है, राइट स्टूडेंट्स? और लास्ट में लिखा है पैराग्राफ, अगर आप देखें इसमें नीचे, द एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, ताकि काम पक्का हो जाए, एकदम सेटिस्फैक्टरी वर्क हो जाए। ठीक है बच्चों? और बाद में आप चाहें तो उसमें चेंजेस भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डीड बन गई तो फिक्स है, नहीं, टाइम टू टाइम उसमें अपग्रेडेशंस हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? फिनिश केस स्टडी आप बिल्कुल रीड आउट कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं, बट पढ़ना जरूर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए, अब जो डिफरेंस दिख रहा है 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपके पेपर में भी आएगा, मान के चलिए किसी भी स्कूल के पेपर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर? ये रजिस्टर में नोट डाउन 100% करना चाहिए। फिर इसके चांसेस कुछ कम है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, that what is the difference between partnership and joint Hindu family business, right students? और इसके बाद स्टार्ट हो रहा है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। हमें कोशिश करनी है आजाद में से फिनिश करना है स्टूडेंट्स, सो दैट फाइनली हम कंपनी स्टार्ट कर सकें। भाई चैप्टर फिनिश करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, एज वेल एज केस स्टडीज भी करनी है। ठीक है? क्या है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? बहुत ही अच्छा लिखा है ब्रैकेट में, अगर आप चेक करें, वर्किंग टुगेदर and with others for a common purpose। जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम ये क्लास अटेंड की थी, उन्हें देखिए अब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक चीज को हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें उस चीज से अटैचमेंट भी हो जाता है और इजी भी लगने लगता है।
फर्स्ट टाइम में डेफिनेटली थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि सर ये क्या चीज आ गई, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सर ये क्या है। आप जानकर हैरानी होगी आपको बेटा, एक सरप्राइजिंग न्यूज देता हूं मैं आपको। अमूल, आप सभी ने नाम सुना है? अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, स्टिल अमूल इज वर्किंग एज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। बिलीव करें आप, सोचिए, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग एज ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सारे रूल्स उसके अंदर जो फॉलो हो रहे हैं वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वाले ही फॉलो हो रहे हैं स्टिल, आप सोचिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टिल देयर आर मेनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, और उसमें सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी है, मैं ये भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज, राइट। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अ डिफरेंट, ये देखिए मीटर शुरू हो चुका है स्टूडेंट्स। A cooperative form of business is a different form of business enterprise. In this form, the main motive is not earning profit. Main motive इनका क्या होता है स्टूडेंट्स? सर सर्विस देना, मेंबर्स को हेल्प करना। सर मेंबर्स हम बन सकते हैं, कोई भी मेंबर बन सकता है, एनी ह्यूमन बीइंग कैन बिकम अ मेंबर, बिकॉज ये कोई पार्टनरशिप फर्म थोड़ी ना है। आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, आप मेंबर बन गए मेंबर, कोई टेंशन नहीं है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु जॉइन together for mutual help. A minimum of 10 persons are required to form a cooperative society. The registration of cooperative society is compulsory. अब देखिए पार्टनरशिप और इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो वहां पर अगर आप रजिस्टर्ड कराए या ना कराए फॉर्म चलेगा, but in case of cooperative organization 100% registration compulsory है, and the capital of cooperative organization is contributed by the members only in the form of share capital। यानी कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कहां से आता है? सर शेयर इशू कर देते हैं, सर्टिफिकेट, अ पीस ऑफ पेपर, जैसे आपको मार्कशीट मिलती है पेपर के रिजल्ट के बाद में फाइनली एट द एंड, वैसे हम अपने मेंबर्स को क्या दे देते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन ये शेयर हम आम जनता को इशू नहीं कर सकते। ये शेयर्स हम केवल और केवल अपने मेंबर्स को इशू कर रहे हैं। सर क्यों कर रहे हैं इशू? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो हमें पैसे दे रहे हैं। अगर कोई इंसान पैसा लगाएगा, मेंबर पैसा लगाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, तो ही आल्सो एक्सपेक्ट्स सम एविडेंस। उसे भी चाहिए कि भाई मुझे कुछ एविडेंस तो मिले कि मैंने पैसा लगाया। लाइक इफ यू डिपॉजिट फीस इन द स्कूल, what your parents expect from the school, at least हमें एक रिसिप्ट दीजिए, so that we can assure कि हाँ हमने फीस डिपॉजिट की है, right students। एक अच्छी बात ये भी लिखिए, the cooperative organization can also raise loan from the banks। finish, ये सब बेसिक्स है। ठीक है, डेफिनेशन आप रीड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जल्दी से आगे मूव ऑन करते हैं। फीचर्स, सर सबसे अच्छा फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन। आप चाहें बन सकते हैं मेंबर, मिनिमम 10 है जी, बन जाओ, उसके ऊपर कितने भी, हमने क्या मना किया, आ जाइए मिलकर वर्क करेंगे एज अ मेंबर, एज अ पार्टनर। बट एग्जैक्टली एज अ पार्टनर मत समझ लेना बेटा, क्योंकि यहाँ पर कहानी में डिफरेंस है, कैसे चेंजेस है मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले पॉइंट्स में। फीचर्स के अंदर पहला पॉइंट हमने पढ़ा वॉलंटरी एसोसिएशन, एनीबडी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। लीगल स्टेटस की बात करें, क्या लिखा है देखिए एक बार, सबसे ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर्स। कभी भी आप आ सकते हैं और जाना चाहे जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दे कैन जॉइन और लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर विल एंड विश, वो आपकी चॉइस है, सिंपल। लीगल स्टेटस क्या है सर? रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सेकेंड लाइन में लिखा है सर लीगल स्टेटस के अंदर, अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। समझे बात? रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है बेटा। और लास्ट लाइन देखिए, ये भी बहुत अच्छी है सेकंड पॉइंट की, द डेथ, insolvency and incapacity of any member does not affect the existence of cooperative society। अगर किसी मेंबर की डेथ होगी तो क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। देन लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट और भी अच्छा है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स of cooperative society is limited to the extent of amount contributed by them as capital। आप सोचिए ये कितनी अच्छी बात है बेटा।
अब मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉस में आ गई, आपकी पर्सनल असेट यूटिलाइज नहीं की जा सकती। गॉट इट स्टूडेंट्स? देन कंट्रोल। कंट्रोल की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? एक देखिए, मेंबर्स ज्यादा हो सकते हैं, तभी तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अच्छे से स्टैंड करेगी। लेकिन कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल डेफिनेटली मेन मैनेजिंग कमेटी के हाथ में रहता है। सबके पास कंट्रोल रहेगा तो काम ही नहीं हो पाएगा बेटा, कि मैं भी मेंबर हूं, मैं भी मेंबर हूं, मैं डिसीजन लूंगा, कैसे हो पाएगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंचार्ज होंगे, हेड होंगे, उन्हीं के हाथ में कंट्रोलिंग पावर रहता है। देन सर्विस मोटिव, मेन मोटिव इनका पैसा कमाना नहीं होता। मेन मोटिव क्या होता है? यस बेटा, मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, हेल्प करना मेंबर्स को, सिंपल। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव। देन इक्वल वोटिंग राइट्स, सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, भले आपके पास 1 शेयर है या 10 शेयर है या 1 लाख शेयर्स है। अगर आप मेंबर हैं तो आपके पास एक वोट एक राइट, 1 वोट 1 राइट। राइट? कितना अच्छा लिखा है फर्स्ट लाइन के अंदर, आप चेक कीजिए बच्चों। 1 मैन 1 वोट, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। मेरिट्स क्या है? इक्वालिटी एंड वोटिंग स्टेटस, अभी अभी ऊपर पढ़ा था। लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है सर। स्टेबल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी क्लियर है ना, अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों। देन स्टेबल एग्जिस्टेंस, यानी कि सर एग्जिस्टेंस चलता रहता है, किसी की डेथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क चलता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। देन इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, ऑफ कोर्स, ये क्या है इसकी बात? ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये काफी इकोनॉमिकल होती है। व्हाई सर? एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स, मेंबर खुद ही काम करते हैं मेन। एंड व्हाइल परचेजिंग गुड्स और रॉ मटेरियल, मिडिलमैन आर एलिमिनेटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या करती है? डायरेक्टली होलसेलर या डायरेक्टली प्रोड्यूसर से या कंपनी से गुड्स परचेज किया, ठीक है, और डायरेक्टली अपने मेंबर्स को कम रेट पर दे दिया। तो लास्ट लाइन बहुत सही लिखी है इसमें, there is saving in advertising and selling expenses। बेटा आप जरा सोच के देखिए ना, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी स्पेशल आईफोन की बात कर लीजिए, आईफोन तो खैर अलग ही ब्रांड आ गया। कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं बेटा जिनमें एडवर्टीजमेंट पे और सेलिंग एक्सपेंसेस इतना स्पेंड होता है अमाउंट, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली किस पे आता है? गुड्स के ओवरऑल प्राइसिंग पे। आप जरा सोचिए, एक मोबाइल फोन जो आपको 40,000 का मिल रहा है, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस जुड़े या नहीं जुड़े? एडवर्टीजमेंट होता है नहीं होता? आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए बेटा। इस वजह से क्या होता है कि प्राइसिंग इंक्रीज हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि कंपनी हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ अमाउंट, अ ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टाइजिंग एज वेल एज सेलिंग एक्सपेंसेस। आपको क्या लगता है? याद कीजिए, आईपीएल मैचेस आप में से मैक्सिमम बच्चों ने देखे हैं। कितने कितने, अच्छा आप अब हम डिस्कस करते हैं, चलिए जितना भी हम पढ़ सकते हैं। 1 मिनट। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से सपोर्ट रहता है। इजी टू फॉर्म, ओपन मेंबरशिप, कोई भी मेंबर बनना चाहे बन सकता है। डीमेरिट्स आप खुद रीड करना, कल सीधा वेराइटीज पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन सी वेराइटीज है, एंड कंपनी स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी से मैं आपके साथ एक कॉमन डिस्कशन करना चाहता हूं स्टूडेंट्स। अभी अभी हमने बात की थी मेरिट्स के अंदर इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, और उसमें लास्ट में लिखा है देयर इज सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हम अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारी कंपनीज को ह्यूज अमाउंट लगाना पड़ता है एडवर्टीजमेंट में, राइट स्टूडेंट्स? तो जरा जरा सोचिए, आईपीएल में आपने कौन कौन से ब्रांड्स चेक किए थे? कौन कौन से ब्रांड्स ने एडवर्टीजमेंट किया था? दिस इज नाउ योर टास्क। थिंक राइट नाउ, थिंक एंड रेज योर हैंड। देखते हैं कितने ब्रांड्स आपको याद है, किन किन ब्रांड्स का एडवर्टीजमेंट हुआ था। जल्दी देखिए, कितना मजा आने वाला है। अभी सोचिए, दिस इज योर टास्क।